विषय तो बहुत सारे सामने आते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही एक ऐसे विषय होते हैं जिन पर कि फोकस किया जाता है। और जिन पर फोकस किया जाता है उस पर भी बहुत सारे ऐसे अंदर विषय होते हैं, विषय के अंदर भी छोटे छोटे विषय होते हैं जो कि नहीं समझ में आते। हमें उन्हीं पर ही बहुत ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो कल हमने आपको बताया था कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आपकी पहुंच पूरी दुनिया में हो गई है और प्रकाश की गति के लगभग पास आप पूरी दुनिया में कहीं भी आपके विचार जा सकते हैं और आ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो किसी एक विषय पर फोकस करें तो उसके तमाम सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप किसी एक चीज़ को टारगेट बना करके उस पे ज्ञान अपना अर्जित करने का प्रयास करेंगे। तो आप विभिन्न स्रोतों से जब उसको जानना चाहेंगे तो कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाना चाहती है तो वो तमाम जगह टहलती है, इधर उधर देखती है, तो एक एक तिनका घास का बटोर के लाती है। कोई तिनका उठाती है तो देखती है कि ये कड़ा है, अगर इसको हम बिछाएंगे तो गड़ेगा ये, तो सॉफ्ट तिनका लाती है वो और फिर उसको अपना घोंसला बना करके रखती है। ये बात बया जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विशेषता रहती है कि वो अपने चोंच से ही कई किस्म के घोंसले पूरे बुन करके बनाती है। तो वैसे ही दिमागों के अंदर विचारों के घोंसले बनते हैं, उनके अंदर विचारों के अंडे पकते रहते हैं और पकने के बाद उनके चूजे निकलते हैं। तब आप बाज़ार के अंदर जा कर के उस तरीके से एक्शन करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप किसी एक विचार के ऊपर पहले अपने को फिक्स करें कि हमको इसी पर ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये बात अलग है कि आप 10-15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम आप सब विचारों को सुनने में लगा दें कि क्या हो रहा है दुनिया में, परंतु किसी एक विचार के ऊपर जो आपका टारगेट है उसके ऊपर ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कीजिए। तो आपके ज्ञान में वर्धन भी होगा और इससे आपका मानसिक विचलन भी कम होगा। और फिर सवाल इस बात का है कि अगर आपने विचार को कलेक्ट किया तो उसकी कोई उपयोगिता भी होनी चाहिए, अन्यथा ये वही हालत होती है कि आप गए मार्केट टहलने के लिए, वहाँ पर सेल लगी हुई थी, बहुत सारा सामान सस्ता दिखा, खरीद के ले आया और घर में रख दिया, 1-2 दिन उल्टा पुल्टा और रख दिया फालतू, उसने घर का स्पेस भर दिया, नतीजा कोई उससे मिलने वाला है नहीं। इसको मैंने अपने आजमा करके देखा, किसी एक टॉपिक पर फोकस किया और करने के बाद इसी फार्मूले से मैंने उसका मंथन करना शुरू किया तो बहुत सारी तो ऐसे मिले जो कि कॉमन थे, लेकिन कुछ के विचार ऐसे मिले कि जो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ों को जोड़ दिया। तो उससे अंतर्दृष्टि खुल गई एकदम कि अरे ऐसे से ऐसा हो रहा था, ये मैं तो नहीं ऐसा सोच रहा था कि ऐसे से ऐसा हो रहा है। क्योंकि बाकी 100 में से 99 लोग लगभग एक दूसरे को कॉपी करके ही कोई वर्जन दे देते हैं। शायद ही कोई उसके अंदर 1-2 आदमी ऐसा रहता है जो डीप रिसर्च करके आपको उसको डालता है और फिर उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके काम की होती हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको अपने दिमाग में स्पेस बनाना है और उसको यूटिलाइज़ करना है तो किसी एक टारगेट को लेकर के उसके ऊपर तमाम जितने दुनिया भर में लेक्चर दिए गए हैं, वेरिएशन है, ज्ञान है, सबकी विवेचना करना शुरू कीजिए। आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और उसके ऊपर नोट्स बनाना शुरू कीजिए
और नोट्स अगर नहीं बना सकते तो दिमाग के अंदर ही नोट्स बनाना शुरू कीजिए, फालतू चीज़ों को हटाते चले जाइए। जैसे कि एक बार मैंने ये विचार किया कि आखिर इसका क्या रिजल्ट होता है। श्वास आप लेते हैं अंदर तो ये कहाँ तक लास्ट पॉइंट तक जाता है, और फिर जब वापस आता है तो इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। जब जानने का प्रयास किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अरे ये बहुत अरसे पहले की बात है ये, कि ऐसा लोग बताते थे कि तो सांस लेते हैं तो फेफड़े में तक ही जा कर के सांस वहाँ पे हवा जा कर के खर्च हो जाती है, लेकिन नहीं, जब आप श्वास लेते हैं तो फेफड़े में जा कर के एल्वोलाई के अंदर वो ब्लड के साथ उसकी मिक्सिंग होती है और उसके अंदर से वो ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और वो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन वो दोनों मिल कर के अंदर जाती है नीचे, और फिर तब वो जा कर के कोशिका के अंदर जा कर के, प्रत्येक कोशिका के अंदर जा कर के वहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक बहुत छोटा सा यंत्र रहता है जो केमिकल प्रोसेस करता है। उस केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन जलने के काम में आती है और दूसरे तरफ से ग्लूकोज आती है, दोनों का वहाँ पे मिलन होता है और जल करके केमिकल प्रोसेस हो करके तब एक करंट बनती, विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा से वो कोशिका का पूरा काम चलता है। और फिर इस प्रकार से उसके काम में H2O पानी बनता है। वो पानी जा कर के कोशिकाओं में बढ़ जाता है तो उसको निकाल के कोशिका ब्लड में डाल देती है और ब्लड से जा कर के किडनी वाया होते हुए यूरेटस में चला जाता है और निकल जाता है। अब ये क्रिया जब मुझे पता चली तो मैंने कहा कितना आश्चर्यजनक है कि हम लोग प्राणायाम करते उसके बाद पेशाब लगती है। तो ये देखिए एक पूरी क्रिया हुई है। अब इसके अंदर भी एक क्रिया ये हो गई कि जितना हम वायु लेते हैं उसका सिर्फ लगभग 20%, 19.6 है, लेकिन आप 20 मान के चलिए याददाश्त के लिए, इतनी ही ऑक्सीजन होती है, वही ब्लड में मिल के जाती है। लेकिन जहाँ पे कोशिका के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है वो भी काफ़ी उससे कम होता है, बाकी वो उसको एक्सपेल कर देती है। अब जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपके दिमाग में कोई भी भ्रम नहीं रह गया किसी प्रकार का। तो जब किसी एक विषय पे आप स्टैंड स्टिल करेंगे समझने के लिए, वो कोई भी विषय हो, XYZ, धर्म हो, कर्म हो, भ्रम हो, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ऊपर स्टिल स्टैंड करें तो उसकी जितनी वैरायटी संसार में संभव हो सकती है सब जानने का प्रयास करें। नतीजा ये होगा कि दूसरों के मुकाबले आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या प्राण वायु के बिना भी कुछ लोगों का जीवन चलता है जो कि नॉर्मली प्राणवायु लेते हैं। तो फिर उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राज़ील के जंगलों में एक ऐसा मेढक पाया जाता है कि जो मेढक ठंड पड़ने पर और बर्फ़ जमने पर अकड़ के लकड़ी हो जाता है, और बिल्कुल अगर आज के विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो उसका दिमाग की वेव्स की तरंगें बंद हो जाती हैं, पूरा सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, यहाँ तक कि हार्ट की बीट भी बंद हो जाती है। तो एक तरीके से वो मेडिकली मर गया वो, लेकिन नहीं, जब गर्मी आती है तो उसकी एक दिन फटाक से हार्ट धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्यमय विषय रहा कि आज उसकी खोज में लगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो उसके दिल की धड़कन को भी बंद करने के बाद, दिमाग की तरंगों को बंद करने के बाद कौन सी चीज़ चल रही थी है। ये होता है। इस प्रकार से जब आप खोज करते जाएंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे वो कैसे सिद्ध करते थे अपने शरीर को, और सुप्त होकर के सो जाते थे सैकड़ों वर्ष के लिए और फिर उठते थे जा कर के, या अशरीरी दशा में भी कैसे वो वर्क करते थे। सो यहाँ रहे हैं, शरीर उनका कहीं और चला गया, वर्क कर रहा है। ऐसी ऐसी क्रियाओं को जानने के लिए आपको किसी एक क्रिया के ऊपर स्टैंड करना पड़ेगा,
फिर आपके अंदर वो परफेक्शन आएगा जिसकी कि आप आशा करते हैं। अब देखिए, कोशिका के अंदर बन तो गया इलेक्ट्रिक, अब उस कोशिका की ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिक है तो वो क्या करेगी? वो वहाँ पर एक गोल्जी बॉडी नाम का एक छोटा सा एक सिस्टम है, वो उसको ले लेगा, तरंग को, इलेक्ट्रिक को जो एक्स्ट्रा बनी है, और वो एक अलग सिस्टम के द्वारा उन जगहों पे भेज देगा जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक शरीर की छोटी कोशिका भी पूरी ऑटोनॉमस बॉडी की तरीके से चलती है। जब आपको ये मिल गया तो इनका दोनों का असेंबली जब होगा आपका पुरातन विज्ञान का, जिसे कि वेद कहते हैं, वेद के अंदर सब चीज़ आती है। वेद कोई धर्म नहीं है, ये है पुरातन विज्ञान है ये, और नवीन विज्ञान का, जिसके के अंदर ये माना जाता है कि अगर किसी को किसी भी लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर कोई आदमी रिपीट न कर सका तो उसको हम मिथक ही मानेंगे। तो जब इसको आप दोनों के असेंबली करेंगे तो आपके मिथक टूटते चले जाएंगे और आप सर्वसिद्ध हो जाएंगे। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।